झाओ चेन एक हाई स्कूल का लड़का जिसके पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से ग्लैमराइज करवाने के लिए बिलियंस ऑफ लोन ले चुके हैं। लोन सार के लोग उसे बार बार कॉल मैसेजेस कर रहे होते हैं पैसे वापस लौटाने के लिए, लेकिन बिलियंस ये नंबर कुछ कम नहीं है जो कि वो ऐसे ही लौटा दे। ऊपर से उसकी मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है, कोमा में है बेचारी। ऐसी हालातों में झाओ चेन एक डिमांड को सामन करने लगता है। झाओ चेन यहाँ पे अपनी सोल को भी डिमांड को देने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसे इन सभी चीजों के बदले में सिर्फ राहत चाहिए। झाओ चेन जो कि पूरी तरीके से इस वक्त अपनी आशाओं को खो बैठा था, लेकिन इसी समय आसमान से पर्पल कलर की एक बिजली उसके ऊपर ही आ गिरती है। इस खतरनाक स्ट्राइक के कारण बेचारा झाओ चेन जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे करके होश आने लगता है। झाओ चेन अपने सिर को पकड़ते हुए बोलने लगता है, अरे यार मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, और आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ? मैं तो ऑफिस में प्रोजेक्ट कर रहा था ना। छह, मैंने अपने प्रोजेक्ट को अभी भी खत्म नहीं किया, तो जल्दी से मुझे प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए जाना होगा। इतना बोलने के साथ ही अभी झाओ चेन जैसे ही साइड के पानी में अपने शकल को देखता है तो उसकी होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। ये क्या मैं हूँ? आखिरकार मेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? झाओ चेन पैनिक होता हुआ इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय उसकी नजर दोबारा से सामने की ओर जाता है। शहर के बीचों बीच इस वक्त हम लोग को एक बहुत ही बड़ा पेड़ को दिखाई जाते हैं, और ये जो पेड़ है ये किसी स्पिरिचुअल पेड़ जैसा लग रहा होता है। झाओ चेन इस पेड़ को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, बोलने लगता है कि डैम, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ और ये सभी चीजें चल क्या रहा है? झाओ चेन अपने मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशन यंग मैन। बेचारा झाओ चेन दोबारा से चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है? अभी झाओ चैन के सामने हम लोग को रेड कलर की एक किताब को देखने के लिए मिलती है, और हाँ, इस किताब की आंखें भी होती है। ये किताब यहाँ पे झाओ चैन से बोलने लगता है कि तुम सक्सेसफुली मुझे सामन किए हो तो मैं तुम्हारे किसी भी 3 इच्छाओं को पूरी करूंगा, चाहे तुम्हारी इच्छाएं कुछ भी क्यों ना हो। झाओ चैन बोलता है, एक बोलने वाला किताब, यह चीज तो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हे भगवान, मुझे अब ये चीज मत बोलना कि मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ। झाओ चैन इतना बोलने के साथ ही किताब को घुड़ घुड़ के देखने लगता है, और इसके साथ ही बोलता है, तो ये मेरा चीट सिस्टम है, लेकिन एक प्रोटैगनिस्ट होने के नाते क्या ये 3 विश थोड़ा कम नहीं हो गया? झाओ चेन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाता है और बहुत ही ज्यादा खुश तो है कि तब से बोलता है कि मेरा पहला इच्छा है कि तुम मेरे और 10 इच्छाओं को पूरी करो। झाओ चेन की ऐसी बातों को सुनने के बाद इस समय किताब धीरे धीरे करके हंसने लगता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। हे बच्चे, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पहले लगा था कि शायद से इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी देख के तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई सीन है। देखते ही देखते अभी एक किताब एक जाइगेंटिक आकार धारण करने लगता है, और इस चीज को देखने के बाद बेचारा झाओ चैन बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और कुछ देर बाद देखते ही देखते एक किताब झाओ चैन के सामने एक विशालाकार डिमैन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिमैन अभी झाओ चैन से बोलने लगता है कि तो तुम एक न्यू सोल हो इस बॉडी के अंदर। नहीं महाराज, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो? और सोल कॉन्ट्रैक्ट, आखिरकार ये सभी चीजें क्या है? और आप कौन हो? मॉर्टल, मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पे इतना जानना जरूरी है, इस बॉडी का जो ओरिजिनल मालिक है वो अपनी सोल और बॉडी के बदले में मुझसे विश मांगना चाहता था। मैंने उसकी सोल को तो ले लिया, लेकिन उसके बॉडी को लेने से पहले तुम उसके बॉडी में आ चुके हो। डिमैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय झाओ चेन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। झाओ चेन घबराते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, तो एक कोई चीट सिस्टम नहीं है, मैं तो यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस के अंदर आ चुका हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पे और रुकना नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। झाओ चेन अपने मन में इन सभी बातों को सोचने के साथ ही दौड़ के यहाँ से भागने लगता है। झाओ चेन को यहाँ से भागता हुआ देखने के बाद डिमैन अभी एक चुटकी बजाते हुए झाओ चेन के बॉडी के अंदर आग लगा देती है, और इसके साथ ही झाओ चेन से बोलने लगता है कि बच्चे, यहाँ पे मैं तो तुझे एक बात बोलना भूल ही गया, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना तो उसको तोड़ने की जरा सी कोशिश भी इंसान को बेहद दर्दनाक सजा देगी। झाओ चैन बेचारा अभी आग में जलने के कारण बहुत ही जोर जोर से गुंगराने लगता है। हाँ, सिर्फ एक कमजोर छोटी सी सोल बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो बस जाके मर जा अभी ए डिमैन मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय आपके अंदर से झाओ चेन डिमैन से बोलने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के नियम के अनुसार अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से मुझे इस तरीके से सजा दी जा रही है तो पार्टी बी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब अगर मैं तुम्हारी धक्कल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा तो जिम्मेदार तुम हो, इसलिए तुम मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार नहीं सकते। झाओ चैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद डिमैन जोर जोर से हंसने लगता है। वाह मॉर्टल, अब तू मुझे सिखाएगा और तू मुझे नियमों की बातें सिखा रहा है।
नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम एक पावरफुल बीइंग हो और तुम मुझे इजीली किल कर सकते हो, लेकिन तुम अभी भी वो चीज नहीं किए। मतलब तुम मेरे प्रति अभी भी इंटरेस्टिंग हो। तो बेसिकली तुम यहाँ पे अपने लिए एक सुइटेबल कैंडिडेट ढूंढ रहे हो। तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए क्वालिफाई हूँ तुम्हारे साथ एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? तो बेसिकली चैन इन सभी बातों से डीमैन का दिल जीत लेता है। डीमैन अभी जोर जोर से हंसने लगता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम एक पहला लौता लौंडा हो जो कि मेरे साथ नेगोशिएट करने की हिम्मत की। लड़के, तूने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया है। देखते ही देखते इस समय हवा में एक उड़ता हुआ पेज आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था, क्या तू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? बेचारा झाओ चैन को अभी समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार क्या करे। क्या उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहिए या ना चाहिए? मैंने तय कर लिया, अगर तू मुझे एक विश दे दे तो मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा। और यहाँ पे मेरा जो विश है वो है कि तू मुझे और 999 विश दे दे। और हाँ, एक बात मैं तुझे याद दिला देता हूँ, तेरे पास इन सभी चीजों को सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। झाओ चैन जो कि इस समय पूरी तरीके से बौखला जा चुका था और तो और गाली देते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, ये बेशरम कमीना आखिरकार मेरा ही कॉपी क्यों कर रहा है? बच्चे, तो बता आखिरकार तूने क्या सोचा है? क्या तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार है? हाँ, मेरे पास अभी करने के लिए और क्या ही बचा है। तो बॉस, अब मैं तुम्हारे हाथों में हूँ, अच्छी तरीके से ख्याल रखना मेरा। इतना बोलने के साथ ही झाओ चैन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। हम लोगों को अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे झाओ चैन अपने रूम के पास आ गया होता है और यहाँ पे चैन के कपड़े पूरी तरीके से फट चुका था, एकदम भिखारियों की तरह लग रहा था। तो यही है इसका घर, और काश मुझे इस हालत में किसी ने ना देखा हो, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी झाओ चैन अपने मन में ही वो जो डीमैन था, मतलब जो किताब था, उसे भर पढ़ के गाली देता है। झाओ चैन अभी अपने आप को दिलासा देते हुए बोलने लगता है, छोड़ो ये सभी बातें, फालतू में ही अभी शिकायत करके क्या मिलेगा? झाओ चैन इन सभी बातों को बोलने के साथ ही दरवाजे को ओपन करके घर के अंदर घुस जाता है। अरे, घर के अंदर तो कोई नहीं है। लगता है मैंने जितना सोचा था फैमिली की हालत उससे भी बुरा है। और आखिरकार ये चीज क्या? ब्लड लोन कोलैटरल। हे भगवान, आखिरकार इस फैमिली के साथ चल क्या रहा है? झाओ चैन इतना बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय एक पर्सन झाओ चैन के पीछे से लोहे के पाइप से बहुत ही जोरदार एक बार कर देता है। वो पर्सन अभी झाओ चैन से बोलता है, आखिरकार तू कहाँ था और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल को इग्नोर करने की? क्या तुझे अपने जीवन से तंग आ चुका है? इसी समय साइड वाला एक और पर्सन उस पर्सन से बोलता है, भाई इसे पीट पीट के मार मत देना। तो साइड में से एक और पर्सन अपने सिगार को जलाते हुए बोलता है, ठीक है, बच्चे तो प्रॉफिट है और काफी जिद्दी भी। झाओ चैन को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग कौन है। झाओ चैन अभी इन लोगों से पूछने लगता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन? लेकिन आगे से वही लौंडा दोबारा से झाओ चैन को पीटते हुए उसे बोलने लगता है, क्या तू ऑलरेडी भूल चुका है लास्ट वीक के लोन के बारे में? इतना जल्दी भूल गया? बच्चे, क्या तू नशे में है? और तो इस घर में तो जो बूढ़ी औरत थी वो भी दिखाई नहीं दे रही है जो कि अपनी ब्लड बेच के लोन को चुका सके। क्या वो औरत कहीं मार मोड़ के गिर गया है क्या? सच में मुझे तेरी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आता है। उन्होंने तेरी तरह एक कचरे के लिए एक हाई इंटरेस्ट लोन को लिया, लेकिन क्या उन्हें ये बात नहीं पता थी कि एक कचरा हमेशा से कचरा ही रहता है? तू तो मेरे चप्पल को भी कैरी करने का लायक नहीं है। वो लौंडा झाओ चैन को इन सभी बातों को बोलते हुए सच में एक पागल कुत्ते की तरह बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है। झाओ चैन को तो इस वक्त उसके माँ के साथ बिताए हुए पुराने कुछ पालों के बारे में भी याद आने लगता है, जहाँ पे झाओ चैन के बचपन से ही झाओ चैन की मॉम झाओ चैन के लिए बहुत कुछ किए और तो झाओ चैन की मॉम झाओ चैन को कभी भी डिमोटिवेट भी नहीं करती और तो झाओ चैन की मॉम कभी भी झाओ चैन को डिमोटिवेट नहीं की, हमेशा से उसके साथ ही खड़ी रही। तो अपने इन सभी पालों को याद करने के साथ ही झाओ चैन की आंखें चमकने लगती है। जो येलो बालों वाला पर्सन झाओ चैन को इतनी देर तक गाली दे रहा था, पीट रहा था, झाओ चैन देखते ही देखते अभी उसके चेहरे पे बहुत ही जोरदार एक मुक्के को मार देता है। मुक्का मारने की आवाज इतनी जोर से होती है कि साइड वाला पर्सन को अभी लग रहा होता है कि वो झाओ चैन को बहुत ही जोर जोर से पीट रहा है। तो वो इस वक्त बोलने लगता है, हे तो उस बच्चे को पीट पीट के मार मत देना। लेकिन इस वक्त हम लोग को दिखाए जाते हैं कि वो पर्सन तो उड़ता हुआ सीधा उन लोगों के साइड से होता हुआ दीवारों से जा टकराता है। और सच में झाओ चैन के मुक्के में इतना ज्यादा पावर थी कि मुक्के की वजह से उसका हुलिया पूरी तरीके से बिगड़ ही जाता है। अचानक से इस सब कुछ होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। बोलने लगता है, क्या हमारे इस शादी के बदले में उस बच्चे को इस तरीके से उड़ के गिरना नहीं चाहिए था? तो साइड वाला पर्सन बोलता है, भाई मुझे लगता है यहाँ पे जरूर से कुछ हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। उस बच्चे के बॉडी के आसपास का ऑरा देखो, मुझे लगता है ये बच्चा अभी अभी स्टार लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है। और सच में हम लोगों को दिखाई भी जाते हैं कि झाओ चैन के बॉडी के आसपास का जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और टेंस होता है। झाओ चैन को ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने के बाद आगे से एक लौंडा बोलता है, ये बच्चा ई क्लास के स्टेज 2 पर है, देखो फिर भी कितने एरोगेंट बन रहा है। इतना बोलने के साथ ही अभी ये दोनों अपने अपने स्टिक को बाहर की ओर निकाल के झाओ चैन के और ही बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ आ रहे होते हैं। आते आते तो ये भी बोल रहे होते हैं कि वे लोग झाओ चैन का कोई एक लिम्स बाहर की ओर निकाल लेगा। लेकिन इस समय झाओ चैन उन दोनों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान
नहीं देता। वो इस वक्त अपनी बढ़ती हुई ताकत को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाता है। लेकिन इसी समय दोनों में से एक लौंडा जो कि ब्लैक कोट पहना हुआ था, वो बहुत ही गुस्से के साथ अपने स्टिक के माध्यम से झाओ चैन के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरी जगह ही धुल धुल हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही धुल साफ होता है, हम लोग को दिखाए जाते हैं कि उस जगह पे तो झाओ चैन होता ही नहीं है। ब्लैक कोट वाला इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार झाओ चैन गया तो गया कहाँ, वो भी इतना जल्दी। लेकिन इसी समय हम लोग को झाओ चैन को ब्लैक कोट के पीछे दिखाए जाते हैं। झाओ चैन अपनी पूरी ताकत लगा के उसके चेहरे के ऊपर जोरदार लात मार देता है। ब्लैक कोट के साथ यहाँ पे जो एक और लौंडा था, उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से ऐसा कुछ हुआ क्या। उसके आंखों के सामने झाओ चैन पलक झपकते ही ब्लैक कोट वाले को पूरी तरीके से धो देता है। लेकिन वो अपने साथियों का बदला लेने के लिए पीछे से झाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो लगभग झाओ चैन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच ही गया था और तब झाओ चैन के ऊपर अटैक कर ही देता। लेकिन इसी समय झाओ चैन ना देखे ही पीछे की ओर बहुत ही जोरदार लात मार देता है, जो कि सीधा उसके छाती पे लगता है। एंड ऑब्वियसली एक ही लात में इसका भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। बेचारा वो लौंडा अभी लुढ़कते हुए फुड़कते हुए पीछे की ओर जा गिरता है। कुछ देर बाद वो इस वक्त किसी भी तरह अपने आप को संभालता है और इसके साथ ही झाओ चैन से माफी मांगने लगता है। वो झाओ चैन से बोलता है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि वे लोग यहाँ पे उनके हायर अप्स के ऑर्डरों को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे हायर अप्स मतलब लिनियो नाम के किसी एक लौंडे के बारे में बातें कर रहा है, जो कि शायद से इन लोगों के बॉस टॉस होंगे। झाओ चैन आगे से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और तुम लिन यू को जाके बोलो मैं जल्दी ही उनके कर्जे को चुका दूंगा, तो फालतू में ही मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर दे। और हाँ, अपने साथियों को लो और यहाँ से फुट लो। झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद अभी वो लौंडा अपने दोनों साथियों को दोनों कंधों से पकड़ता है और यहाँ से चले जाता है। वे लोगों के यहाँ से जाने के बाद झाओ चैन अभी थोड़ा सा शांत होता है और इसके साथ ही बोलने लगता है, बॉस आप मुझे देख रहे थे है ना। झाओ चैन की ये बोलने के साथ ही देखते ही देखते यहाँ पे वो किताब दोबारा से सामन हो जाता है। बच्चे तू मेरे प्रेजेंस को महसूस कर सकता है, सच में तेरी इंट्यूशन तो बहुत ही तेज है। झाओ चैन बोलता है, नहीं बॉस ऐसी बात नहीं है, अभी अभी मैं अपने अंदर एक अलग ही पावर को महसूस की, तो इसी कारण ही मैंने सोचा कि आपने शायद से सीक्रेटली मेरी मदद की। तो आगे से किताब बोलता है, हाँ तूने एकदम सही सोचा, मैंने तेरे अंदर थोड़ी सी पावर इनपुट की, नहीं तो तू अभी तक मारा जाता। किताब की इतनी सी बात सुन के ही झाओ चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उछलते हुए बोलने लगता है, मुझे पता था बॉस आप मेरे लिए एक गोल्डन फिंगर की तरह है, अगर आप अपनी पावर को हर वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा करके उधारी पे दे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से भी डरने की जरूरत पड़ेगी। झाओ चैन की आशाओं में पानी छिड़कते हुए अभी एक किताब झाओ चैन से बोलने लगता है कि बच्चे सपना अच्छा देख लेता है, मेरी पावर कोई ऐसी चीज नहीं है कि तेरी तरह एक मॉर्टल उसे संभाल पाए। इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा लकी था, नहीं तो मेरी पावर की वजह से तो उन लोगों के मारने से पहले ही मारा जाता। किताब की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन आगे से बोलने लगता है कि तो आपके साथ रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्गर ही नहीं बनूंगा तो मैं आपके इच्छाओं को कैसे पूरा करूंगा। किताब बोलता है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा जो तेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुझे क्या रिवॉर्ड दूंगा उसके बारे में नहीं सोचा, और अगर फिर भी तू मेरी पावर को बोरो करने के बारे में सोच रहा है तो उसके बारे में भूल जा, मैं नहीं देने वाला। अभी एक किताब ऊपर ही ऊपर झाओ चैन को इन सभी बातों को तो बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये बच्चा मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेहतर निकला, ना कि ये सिर्फ मेरी पावर को बोरो किया बल्कि इसने उस पावर को अच्छी तरीके से यूज भी किया। तो क्या ये बच्चा मेरा किस्मत वाला पॉइंट हो सकता है। किताब अभी इन सभी बातों को अपने मन ही मन बोल ही रहा था। इसी समय झाओ चैन आगे से पूछने लगता है कि तो बॉस क्या आपने सेकंड इसके बारे में कुछ सोचे हो। किताब भी शॉक हो जाता है झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद। तो झाओ चैन आगे से बोलता है, बॉस दूसरी विश आपने ही तो बोला था कि आप चाहते हैं मैं आपकी विशेष को पूरी करने में मदद करूं। किताब बोलता है, ओह मैंने अभी तक सोचा नहीं, और तुम चिंता मत करो बच्चे, मैंने ऑलरेडी ही बहुत सारे विशेष को मांग चुका हूँ और जब सही वक्त आएगा तो अपने आप ही समझ जाएगा। तो बस अभी मैं क्या करूं, झाओ चैन परेशान होते हुए पूछता है। किताब बोलता है, मुझे क्या पता तू क्या करेगा, तुझे जो मन चाहे वो कर, लेकिन मुझे तंग मत कर। इतना बोलने के साथ ही किताब यहाँ से वैनिश हो जाता है। झाओ चैन अपने सिर को पकड़ते हुए सोचने लगता है, मैं इस दुनिया के बारे में घंटा भी कुछ नहीं जानता और इस दुनिया के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि मुझे जानना है। मैंने सोचा था शायद से बॉस अपनी इच्छाओं के बदले में कुछ देगा, लेकिन ना, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे यार आखिरकार मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। झाओ चैन परेशान हो ही रहा था। इसी समय उसे फोन के बारे में याद आता है। वो जल्दी से फोन को चेक करने लगता है, लेकिन वो अभी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि फोन के अंदर तो उसके फैमिली की तरफ से एक सिंगल मैसेज भी नहीं है। कुछ देर तक ऐसे ही फोन की जासूसी करने के बाद झाओ चैन को पिछले दिन का एक मैसेज दिखाई देता है, जो कि उसकी बड़ी बहन की तरफ से होती है। और मैसेज में होता है कि मॉम कोमा में है, तियानलैन हॉस्पिटल में जल्दी से आ जाओ। कुछ देर बाद हम लोग को तियानलैन हॉस्पिटल को दिखाई जाते हैं। झाओ चैन दौड़ के इसी हॉस्पिटल में उसकी माँ के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसकी बड़ी बहन
बहन पहले से बैठी हुई थी। झाओ चैन अपने मन में ही बोलता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन सोचो कोई भी पागल हो जाएगा अगर तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर करोगे। और सामने ये जो लड़की बैठी है जरूर से ये मेरी बड़ी बहन यू क्वीन होगी, और ये जो पर्सन बेड में पड़ी है ये जरूर से मेरी मॉम है। मुझे जितना याद है मेरी मॉम की हालत उससे काफी डिफरेंट हो चुकी है और ये सभी चीजें सिर्फ मेरी वजह से ही हुई है। झाओ चैन अभी इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद अपना सिर खुजलाते हुए थोड़ा कैजुअल तरीके से बोलता है कि सिस्टर मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। और मॉम की हालत कैसी है? झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन की बहन थोड़ा सा उदास होते हुए झाओ चैन से पूछने लगती है कि झाओ चैन इस बार तुम कौन सा बहाना लेके आए हो? तुम ट्रेनिंग में थे या फिर तुम्हारा ब्रेक थ्रू हुआ है या फिर तुम किसी गॉड को सामन कर रहे थे? बोलो झाओ चैन, इनमें से इस बार तुम कौन सा बहाना लेके आए हो? मॉम तब तक तुम्हारे कर्जे को चुकाती रही जब तक कि ना वो कोलैप्स हो गई। तो बताओ झाओ चैन, तुमने मॉम को देखने के लिए एक बार भी क्यों नहीं आए? उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? हमारी पूरी फैमिली तुम्हें हर एक चीज को दिया। तुम्हें पता है झाओ चैन, बस तुम्हारे कर्जे को चुकाने के लिए मॉम अपने लिए एक आईसी को भी एफर्ट नहीं कर पाई। मॉम सिर्फ अपनी जीत और हिम्मत से बचे रही और लगभग मारी गई थी। समझता है तू क्या हो रहा है? मुझे माफ करना चैन, मॉम और मैं इन सभी चीजों से पूरी तरीके से थक चुके हैं। तुम इस कार्ड को लो, इसके अंदर 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस है और आज के बाद से मैं ही मॉम की देखभाल करूंगी और इस चीज से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। और रही बात तुम्हारे कर्जे की, उसे तुम्हें ही पे करना होगा, हम लोग उसमें कोई भी मदद नहीं करेंगे। अपनी बड़ी बहन की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन को अभी बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो आगे से पूछने लगता है, बहन आपकी ये सभी बातें बोलने का मतलब क्या है? तो बहन बोलती है, मेरा बोलने का मतलब है आज के बाद से तुम्हारे साथ हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। सीन कुछ देर बाद का होता है। किताब झाओ चैन से बोलता है कि बच्चे मैं तेरी एंग्जाइटी को समझ सकता हूँ, उस औरत की वो सभी बातें लगता है तेरे दिल में जा लगा है, और वैसे भी ये सभी चीजों को तो इतना क्यों सोच रहा है? वो औरत वो तेरे लिए तो एक स्ट्रेंजर ही है ना, और ऊपर से ये सभी चीजें तो तेरी गलती भी नहीं है, तू तो इस बॉडी में न्यू आया है। किताब की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए किताब से बोलता है, बॉस मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे इस तरीके से कंफर्ट देंगे, और ये सभी चीजें मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाती है। उस टाइम मैं भी ऐसा ही था, बोलना तो चाहता था लेकिन एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहा था। तो किताब बोलता है, छोड़ो ये सभी चीजें, और हाँ इन सभी चीजों की वजह से मेरी जो इच्छाएं है, मतलब मेरी विशेष में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। तो इस समय झाओ चैन किताब से एक बात पूछता है, आपने एक बार बोला था कि अगर मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैं आपके लिए वैल्यूएबल हूँ तो आप मुझे स्ट्रॉन्गर बनने में मदद करोगे, है ना? जब तक मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं मैं यह सब का बदला या भरपाई कर सकता हूँ ना? झाओ चैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद किताब भी खुश होते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स बच्चे, जब तक तू अपनी काबिलियत प्रूव करेगा तब तक मैं तुझे पावरफुल बनने में मदद करूंगा। और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है, क्यों नहीं करूंगा, तू तो मेरा किस्मत की चाबी है। तो बच्चे तू मुझे निराश मत करना। किताब की इन सभी बातों को सोचने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को एक कमरे के और का सीन दिखाए जाते हैं और इसी कमरे के अंदर हम लोग को लोन सर के बॉस को दिखाए जाते हैं, जो कि इस वक्त दो लड़कियों के साथ रंग लिया मनाते हुए बोलने लगता है कि पैसों का जो इन्वेस्टमेंट है उसे और भी ज्यादा इंक्रीज कर दो जिससे कि फायदा और ज्यादा हो, और हाँ उन सभी को कॉन्टेक्ट करो और सभी से पैसे रिकवर करो, क्योंकि हायर अप्स वाले इतना ज्यादा वेट नहीं करने वाले। इस पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद सामने वाला पर्सन अभी इस पर्सन को झाओ चैन के बारे में बोलने लगता है, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हमारे 3 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया। झाओ चैन वाले इस बात को ए पर्सन हल्के में लेता है और इसके साथ ही बोलता है कि पैसे वसूलना नियम के अनुसार ही करो। तो आगे से वही लौंडा दोबारा से बोलने लगता है, सर लेकिन झाओ चैन वाला एक केस थोड़ा सा स्पेशल है, वो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन हम लोगों के 3 लौंडे वे लोग तो 2-3 लेवल पे थे और तौर उन लोगों की स्किल भी अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी वे लोग उस स्टूडेंट से हार गए। पर्सन की ये बात बॉस को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो इस वक्त फाइल को मांगता है। फाइल को चेक करते हुए अपने मन में ही बोलता है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो कि अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है वो भी 2 लेवल पे, लेकिन वो एक साथ एक्सपीरियंस लेवल 3 और लेवल 2 के लोगों को कैसे हरा पाया? मुझे लगता है इस बच्चे का असली ताकत लेवल 3 का है। तो बच्चे तुम अपनी शक्तियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मजेदार, ये तो बहुत ही मजेदार है। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी ये बॉस बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए पेपर को फेंक देता है और सामने वाले पर्सन से बोलता है कि इसके ऊपर नजर रखना, मैं नहीं चाहता कि इसकी तरह एक टैलेंटेड लौंडा इस तरीके से बेकार जाए। बॉस की इन सभी बातों के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को दोबारा से झाओ चैन को दिखाए जाते हैं जो कि इस वक्त सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था। पास के एक अंकल भी झाओ चैन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। झाओ चैन से बोलने लगते हैं कि वाह झाओ चैन, आजकल तो सुबह सुबह जल्दी ही उठ रहा है। झाओ चैन भी अभी अंकल को गुड मॉर्निंग बोलता है। अंकल झाओ चैन को अपना न्यू सप्लीमेंट 400 युआन पर बोतल के बारे में बोलता है, लेकिन इस समय झाओ चैन ये बोलते हुए जाने लगता है कि मुझे माफ करना अंकल, लेकिन पिछले बार के बहुत सारे सप्लीमेंट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जब वो सभी खत्म हो जाएगा तभी मैं लूंगा। इतना बोलने के साथ ही झाओ चैन यहाँ से चले जाता है, लेकिन इस समय अंकल झाओ चैन की फुर्ती को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।
बोलने लगते हैं कि लगता है इस बच्चे को न्यू गर्लफ्रेंड मिली है। कुछ देर बाद हम लोग को दोबारा से झाओ चैन को दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में बहुत ही तेज भाग रहा होता है और तौर जो पुल अप्स बार है वहाँ पे 100 के आसपास पुल अप्स मारता है। अपने ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद झाओ चैन अभी अपने मार्शल को देखने लगता है और तौर बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगता है जैसे हम 2 दिन जिम जाने के बाद होते हैं। झाओ चैन अभी नोटिस करता है कि उसे कोई कॉल कर रहा है तो झाओ चैन अभी जैसे ही कॉल को पिकअप करता है तो कॉल के दूसरे साइड से क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाते हुए झाओ चैन से बोलने लगती है कि झाओ चैन क्या तुम जाग चुके हो? तुम्हारी छुट्टियां वो खत्म हो चुकी है, तुम स्कूल कब आने वाले हो? क्लास टीचर ने मुझे तुम्हें कॉल करके एक बार याद दिलाने के लिए बोला और मैंने तुम्हें कल रात को भी कॉल की थी, तुम भूले तो नहीं ना? रिप्रेजेंटेटिव की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन सिर खुजलाते हुए बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे अभी भी याद है और हाँ मैं ऑलरेडी जाग चुका हूँ। लेकिन इस समय झाओ चैन अपने मन में ही बोलता है कि हे भगवान मैं तो लगभग इस बात को भूल ही चुका था। कुछ देर बाद हम लोग को राइट लर्न नाम के एक हाई स्कूल को दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक क्लासरूम के अंदर हम लोग को एक टीचर को इकोनॉमी स्पीकर्स इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाते हुए दिखाई जाती है। टीचर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन अपने मन में ही बोलने लगता है कि इस दुनिया में एक स्पीकर का स्टेटस उसकी स्ट्रेंथ और उसका जो रैंक टाइटल है उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे ई से लेके एस तक टोटल 6 ग्रेड होते हैं और इन सभी ग्रेडों का भी सब ग्रेड होते हैं। हर किसी को ही अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने अपने ग्रेड को ओवरकम करके अगले वाले ग्रेड पे जाना होता है और कहा जाता है जो ग्रेड एस तक पहुंच जाता है वो एक गॉड बन जाता है। इस दुनिया को पावरों के मैचिंग के हिसाब से पूरे 5 लेयरों में भाग कर दिया गया है। जो लोग सबसे कमजोर है मतलब ई ग्रेड में है वे सभी एकदम पहाड़ का जो 5वां लेयर है उसमें रहते हैं और जो लोग डी या फिर उसके ऊपर लेवल के हैं वो लोग एकदम फर्स्ट लेयर पे मतलब 1 नंबर लेयर पे रहते हैं। अभी के लिए मैं सबसे लोएस्ट ग्रेड पे हूँ। अगर मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे अच्छी रिसोर्सेज चाहिए होगी और इसके लिए मुझे सेंट्रल एरिया की ओर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा जो टॉप प्रायोरिटी है वो है मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार मैं जल्दी जल्दी लेवल अप कैसे करूँ। झाओ चैन बैठे बैठे इन सभी बातों को अपने मन ही मन सोच ही रहा था। इसी समय उसके कंधे पे पीछे से कोई एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंक के मारता है। झाओ चैन अभी जैसे ही पीछे की ओर देखता है तो वो देखता है कि 2 लौंडे उसी के बारे में ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। झाओ चैन को तो गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं करता। झाओ चैन अपने मन में ही बोलता है चाहे तुम किसी भी दुनिया में चले जाओ ऐसे लौंडे तुम्हें हर एक जगह पे ही मिलेंगे। देखते ही देखते क्लास भी खत्म हो जाता है। टीचर यहाँ से जाने से पहले सभी को ये बोल के जाती है कि तुम लोगों का फिजिकल एजुकेशन टीचर तैयार होकर तुम सभी को स्कूल ग्राउंड पे जाने के लिए बोले हैं। कुछ देर बाद हम लोग को स्कूल ग्राउंड के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय झाओ चैन अपने हाथ पैरों को इधर उधर करके वार्म अप कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे झाओ चैन की किस्मत भी बाकी के मानवा के हीरोज की तरह ही होता है। दोबारा से वही पुलिस झाओ चैन के पास जाके झाओ चैन के कॉलर को कस के पकड़ लेता है। अभी तो आसपास के स्टूडेंट भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे लोग आपस में ही बोलने लगते हैं कि आखिरकार इस महीने में फेल हो और कितनी बार झाओ चैन को इस तरीके से बुली करेंगे। तो साइड वाला बोलता है कि भाई चुप हो जा नहीं तो अगली बारी हम लोग की होगी। जो बोली अभी झाओ चैन के कॉलर को पकड़ा हुआ था वो इस वक्त झाओ चैन को लेवल 1 का कचरा बुलाता है। तो झाओ चैन पे आगे से बोलता है कि तू भी तो ई ग्रेड पे ही है और अगर मैं लेवल 1 का कचरा हूँ तो तू क्या है, तू भी तो मेरी तरह ही एक लेवल 1 का कचरा है। लेकिन इस समय झाओ चैन की ये बात इस बुली को पसंद नहीं आती। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ झाओ चैन को पीटने के बारे में सोचता है। लेकिन ये बुली अभी झाओ चैन को मुक्का मार पाता उससे पहले झाओ चैन उसके मुक्के को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है वो भी अपने बेयर हाथों से ही। बुली भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार झाओ चैन पहले से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। वो तो इस वक्त अपने हाथों को भी झाओ चैन के पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा होता है। झाओ चैन अभी बोलने लगता है जैसा कि तूने कहा कि पावर सब कुछ है और जैसा कि मैं यहाँ पे तेरे से भी ज्यादा पावरफुल हूँ तो क्या मैं तेरे चेहरे को तोड़ दूं। अभी झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद बुली बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन इसी समय झाओ चैन को बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है। वो साइड की ओर देखता है जहाँ पे उनके पीई टीचर यहाँ पे आ गए होते हैं और तो और गुस्से के साथ झाओ चैन से बोलने लगते हैं कि लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में इस तरीके की तमाशा खड़ा करने की। यहाँ पे ये जो पीई टीचर है इनका लेवल 5 होता है और ग्रेड डी होता है मतलब अच्छा खासा पावरफुल है। पीई टीचर दोबारा से झाओ चैन से बोलने लगते हैं कि साले तू दोबारा से यहाँ पे आने के बाद ही सभी को परेशान करना चालू कर दिया है। टीचर के इस बात के रिप्लाई में झाओ चैन आगे से मुस्कुराते हुए टीचर से बोलता है कि नहीं टीचर मैं तो यहाँ पे इसके साथ फ्रेंडली स्पार्क कर रहा था। इतना बोलने के साथ ही झाओ चैन अभी उस लौंडे के हाथ को छोड़ देता है। तो इस समय टीचर यहाँ से जाते हुए झाओ चैन से बोलने लगते हैं कि ये तुम्हारा पहला वार्निंग है। अगर तुम दोबारा से ऐसी हरकतें करते हो तब मुझे कठोर होने
होने पर दोष मत देना और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जल्दी से तैयार होके आ जाओ टेस्ट के लिए। कुछ देर बाद सभी के सभी स्टूडेंट लाइन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे पीई टीचर सभी को भाषण देने लगते हैं। 3 महीनों के बाद तुम लोगों का ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होने के बाद एक एक्सचेंज टूर्नामेंट होने वाला है जो कि एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम उस एक्सचेंज टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन करते हो तो न सिर्फ तुम स्कूल के मान मर्यादा को ही रखोगे बल्कि तुम्हें एक प्रेस्टिजियस एकेडमी के अंदर जाने का मौका भी मिलेगा। और पीई टीचर यहाँ पे इन सभी भाषणों को बस इसी कारण दे रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेंथिंग पोशन बनाया होता है 6000 बॉक्स में। और पीई टीचर पोशंस को इन सभी स्टूडेंटों को चेपना चाहते हैं और यहाँ पे जो लाइन दिख रहे हैं वो पोशंस के लिए ही होते हैं। कुछ देर बाद टेस्ट भी चालू हो जाता है। सभी पुल अप्स वार्ड में जाके एक एक करके पुल अप्स मारने लगते हैं। झाओचैन का पुली जो कि क्लास के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर था वो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ 50 बार पुल अप्स मार पाता है। लेकिन साइड में इस वक्त हम लोग को झाओचैन को दिखाए जाते हैं जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर इससे भी ज्यादा कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट किया था। झाओचैन ऐसे ही उदास होकर खड़ा हुआ था। इसी समय क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ जाती है और इसके साथ ही झाओचैन से उसकी हालतें पूछने लगती है। लेकिन अगले ही पल बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए झाओचैन से बोलने लगती है कि कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ इस बात से बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी कि आखिरकार तुम ग्रेजुएशन से पहले इस तरीके से छुट्टी कैसे ले सकते हो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओचैन मुस्कुराते हुए उसका फिक्र करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। रिप्रेजेंटेटिव अभी झाओचैन से ये भी पूछने लगती है क्या तुम टीचर का जो सप्लीमेंट है उसे नहीं खरीदने वाले। झाओचैन बोलता है उसके पास सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। झाओचैन की इस बात को सुनने के बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से सप्लीमेंट को पीते हुए जाने लगती है और ये बताती है कि अगर तुम सप्लीमेंट को नहीं लेने वाले तो तुम्हारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब आएगा। रिप्रेजेंटेटिव इन सभी बातों को बोली रही थी। इसी समय पीई टीचर उसे टेस्ट देने के लिए बुलाने लगता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे 25 रिप्स लगाता है लेकिन उसने 2 बोतल सप्लीमेंट खरीदी थी तो इस समय पीई टीचर 25 रिप्स को सीधा 35 ही बोल देता है और इसके साथ रिप्रेजेंटेटिव को इस टेस्ट में पास करवा देता है। लेकिन इन सभी चीजों को साइड से झाओचैन भी देख लेता है। झाओचैन यहाँ पे इस बात को समझ जाता है कि आखिरकार सभी लोग सप्लीमेंट को क्यों ले रहे हैं। पीई टीचर सप्लीमेंट देख के उन्हें ज्यादा स्कोर दे रहे हैं और जैसा कि ग्रेजुएशन पास में आ रहा है तो इसी कारण स्कोर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। झाओचैन अपने मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इस समय पीई टीचर उसे आगे आने के लिए बोलते हैं टेस्ट को देने के लिए। लेकिन पीई टीचर अभी जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि झाओचैन ने तो उनके पोशन का एक भी बोतल नहीं खरीदा। तो इस समय पीई टीचर अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या इस स्टूडेंट को इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो बिना किसी पोशन के ऐसे ही पास कर जाएगा। परफेक्ट, मैं उसका कुछ पॉइंट काट लूंगा जिससे कि वो फेल हो जाए। कुछ देर बाद झाओचैन अभी पुल अप्स बार के पास आ जाता है। वो पुल अप्स बार को देखने के बाद और तौर अपने कलायों में जो गार्ड लगा हुआ है उसे देख के थोड़ा नॉर्मली समझता है। लेकिन इस समय झाओचैन जैसे ही डंडी को पकड़ता है वैसे ही उसका बॉडी पूरी तरीके से हेवी हो जाता है। वो अपने आप को पुश करने के लिए जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है उसकी बॉडी उतना ही ज्यादा हेवी होते जा रहा होता है। झाओचैन समझ जाता है कि उसने इस टेस्ट को जितना भी ज्यादा सिंपल सोचा था ये तो उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। झाओचैन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो इस वक्त अपनी पावर का जो लिमिट है उसे मापना चाहता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के पुल अप्स बार में पुल अप्स मारने लगता है। देखते ही देखते झाओचैन के बॉडी का वेट 80 केजी 100 केजी तक पहुंच जाते हैं। झाओचैन के कलायों में जो गार्ड लगा हुआ होता है वो भी इस वक्त अपने मैक्स लेवल पे काम कर रहा होता है। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, झाओचैन के कलायों में जो गार्ड लगा हुआ है उसकी वजह से ही झाओचैन का जो वेट है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। अभी तो इतना ज्यादा वेट के साथ झाओचैन को पुल अप करते हुए देखने के बाद आसपास के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। झाओचैन अभी जैसे ही पुल अप खत्म करके नीचे की ओर आता है तो सभी के सभी स्टूडेंट ही झाओचैन को चारों ओर से घेर लेता है। पीई टीचर इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हिंसा करने लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि झाओचैन की वजह से अब शायद से उनका जो पोशन है अब कोई खरीदेगा नहीं। इन सभी में से अभी एक स्टूडेंट झाओचैन से बोलने लगता है कि ब्रो, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तुम इलाइट क्लास के अंदर बहुत ही आराम से ज्वाइन हो सकते हो। अभी एक और स्टूडेंट झाओचैन से पूछने लगता है भाई आखिरकार तूने कब सेकंड लेवल पे पहुंचा है, मुझे भी अपना सीक्रेट बता, मुझे भी जल्दी जल्दी पहुंचना है। लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद पीई टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगते हैं कि आखिरकार एक अमीना सेकंड लेवल पे कब पहुंचा। अगर स्टूडेंटों को पता चला कि उसने मेरे सप्लीमेंट के बिना ही अपना रैंक अप किया तो मैं मेरे सप्लीमेंट को और कैसे बेचूंगा। पीई टीचर के मन में अभी एक खुरापाती आइडिया आता है। वो इस वक्त झाओचैन को स्कूल से निकालने के बारे में सोचता है। मतलब सोच रहे हो, सिर्फ अपना मुनाफा के लिए एक नॉर्मल गरीब स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा है। तो पीई टीचर का इतना सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को इस स्कूल का जो प्रोफेसर है, मतलब जो हेड है, उन्हें दिखाए जाते हैं। हेड बहुत ही ज्यादा
पैनिक होते हुए पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब इस बार एक्सचेंज टूर्नामेंट में जो सेकेंड लेवल रैंक के मैच होते हैं उसे हटाया गया है। हमारे जैसे स्कूल में बिना किसी सपोर्ट और सप्लीमेंट के एक थर्ड रैंक को प्रोड्यूस करना ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हेड की इन सभी बातों को सुनने के बाद फोन के ऑपोजिट साइड वाला बोलने लगता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बातें, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस बार का रूल थोड़ा चेंज हो गया है। तो इस समय हेड पूछने लगते हैं कि हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आगे से फोन को कट कर देता है। हेड इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और बोलने लगते हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा कम टाइम के अंदर कैसे ही एक थर्ड रैंक को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। बहुत ही मुश्किल से हम लोग सेकेंड लेवल के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, अब थर्ड रैंक के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करना नहीं, ये तो हम लोगों से होने ही नहीं वाला। और एक्सचेंज टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 महीने ही बाकी है। अरे यार मैं करूँ तो करूँ क्या। हेडमास्टर अभी अपने साइड की ओर रखा हुआ एक क्रिस्टल की ओर देखने लगता है और ये जो क्रिस्टल है इन्हें उनके सीनियर ने दिए थे। क्रिस्टल की ओर देखते हुए हेडमास्टर पूछने लगते हैं कि सीनियर अब मैं क्या करूं। हेडमास्टर परेशान होते हुए इन सभी बातों को बोल ही रहे थे, लेकिन इसी समय पीई टीचर अपने चोमू जैसे शकल बनाते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ देर पहले जो टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट दिखाने लगता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंटों का परफॉर्मेंस हेडमास्टर को उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आता। इसी समय आग में घी डालते हुए पीई टीचर हेडमास्टर से बोलने लगते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है और मुझे लगता है वो ओरेकल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। हेडमास्टर आगे से उसका नाम पूछता है तो पीई टीचर बोलते हैं उसका नाम है झाओ चैन। कुछ देर बाद हम लोग को झाओ चैन को प्रिंसिपल रूम की ओर आते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी अभी झाओ चैन को हेड टीचर के बुलाने का कारण पूछता है। झाओ चैन बोलता है मुझे कैसे पता होगा। किताब पूछता है क्या तूने कुछ किया है। झाओ चैन बोलता है नहीं बॉस मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। झाओ चैन प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। वो इस वक्त जैसे ही दरवाजे को ओपन करने जाता है वैसे ही उसके हाथों के सामने एक चलती हुई पन्नी आ जाती है। किताब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि शायद से मुझे जो चीज चाहिए वो चीज इसी जगह के ही आसपास ही है। लेकिन इस समय झाओ चैन अचानक से एक चलती हुई पन्नी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद झाओ चैन ऑफिस रूम के अंदर एंटर कर जाता है और इसके साथ ही टीचर से पूछने लगता है सर क्या आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो इस समय हेड टीचर झाओ चैन से बोलने लगते हैं तो तुम ही झाओ चैन हो, मैंने तुम्हारे रिपोर्ट को देखा जहाँ पे तुम्हारा रैंक लगभग सेकंड लेवल पे है। क्लासेस स्किप करना, टीचरों के साथ जबान लड़ाना और तो और अपने ही क्लासमेटों के साथ फाइट करना, तुम तो बहुत ही ज्यादा गर्म खून वाले हो और तुम्हारी एज के हिसाब से मैं इस बात को समझ भी सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये सभी चीजें उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें इस बात को पता है ओरेकल में जाने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज है पैसा। तो इसी कारण ही मुझे लगता है कि तुम्हें ओरेकल में जाने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अभी हेडमास्टर की इन सभी बातों को सुनने के बाद बेचारा झाओ चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। झाओ चैन यहाँ पे इस बात को समझ जाता है कि हेडमास्टर यहाँ पे उसको ड्रॉप आउट करने के लिए बोल रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे हेडमास्टर झाओ चैन को स्पेशल क्लास को अटेंड करने का मौका तो देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हेडमास्टर के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज की कमी। फिलहाल के लिए स्कूल के पास जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी रिसोर्सेज को हेडमास्टर पहले से जितने भी 2 लेवल के स्टूडेंट है उन सभी के ऊपर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि फेल लोगों को 3 लेवल पे किसी भी तरह पहुंचाना ही होगा, वो भी एक्सचेंज टूर्नामेंट होने से पहले ही। हेडमास्टर तो अभी झाओ चैन को उसके पैसे को रिफंड कर देने के बारे में भी बोलने लगते हैं। टीचर की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। लेकिन इसी समय किताब की नजर अलमीरा के अंदर रखा हुआ उसी क्रिस्टल के ऊपर जाती है और ये जो क्रिस्टल है यही किताब को चाहिए होता है। झाओ चैन को अभी जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो बोलने लगता है बॉस आपको तो दिख ही रहा है कि मैं अभी कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ सर के सामने, तो क्या आप जाके उस चीज को उठा नहीं सकते। तो किताब झाओ चैन से बोलता है नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा कर पाता तो तुझे थोड़ी पूछता, मैं जाके ही उठा लेता। तो जल्दी से कुछ उपाय ढूंढ, मुझे इस क्रिस्टल को लेना ही है। किताब की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन बेचारा सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद झाओ चैन को एक आइडिया आता है। झाओ चैन अपने मन में दोबारा से बोलने लगता है अगर मैं बॉस की पावर की वजह से लेवल 2 पे पहुंच सकता हूँ तो मैं दोबारा से बॉस की पावर की वजह से जरूर से एक और बार लेवल अप तो कर ही सकता हूँ। झाओ चैन बॉस से बोलने लगता है बॉस जैसे कि आपने अपना आइटम चूज कर लिया तो अब मेरी बारी है, क्या मैं अपने लिए एक विश मांग सकता हूँ। किताब भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अगले ही पल बॉस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है मानो कि उन्हें पता चल गया हो आखिरकार झाओ चैन यहाँ पे मांगने की वाला है। बॉस पूछता है क्या तू वही मांगने वाला है। झाओ चैन आगे से बोलता है हाँ बॉस आपने एकदम सही सोचा, मुझे दोबारा से आपकी थोड़ी सी पावर उधार चाहिए। बॉस बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है नहीं बच्चे मैंने तुझे एक बार बोला था ना एक मॉर्टल बॉडी कभी भी मेरी पावर को हैंडल ही नहीं कर सकता, मेरी पावर की वजह से तेरा बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा।
जाएगा, तू मारा जाएगा। तो झाओ चैन बोलने लगता है, नहीं बॉस, मुझे यह चीज किसी भी तरह करना ही होगा और मैं ऐसे ही स्कूल से एक्सपेल नहीं हो सकता। झाओ चैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद किताब भी आगे से और कुछ बोल नहीं पाता। किताब इस वक्त झाओ चैन को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे दिखाने लगता है और पूछता है क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो आगे से झाओ चैन बिना किसी झिझक के इसे एक्सेप्ट कर लेता है। झाओ चैन को अभी भी इन सभी बातों को सुनने के बावजूद और तर एक ही जगह पे खड़ा होता हुआ देखने के बाद हेडमास्टर अभी पूछने लगते हैं, आखिरकार तुम अभी भी खड़ा क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ पूछना है। तो आगे से झाओ चैन हेडमास्टर से बोलता है कि वो खुद ही उसका जो लेवल है उसे एक बार चेक करें और उसके बाद ही ये तय करें कि उसे यहाँ पे रहने दिया जाए या नहीं। हेडमास्टर भी मान जाता है और बोलता है तुम बस मेरे से हैंडशेक करो और बाकी मैं पता लगा लूंगा आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। देखते ही देखते अभी झाओ चैन हेडमास्टर के साथ हैंडशेक करने लगता है। हेडमास्टर अपने मन में ही बोलने लगते हैं, रिपोर्ट के अनुसार इसका लेवल 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार एक क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। हेडमास्टर इन सभी बातों को सोच ही रहे थे। इसी समय झाओ चैन अपना जो इनर पावर है, मतलब किताब से उसे जितनी भी शक्तियां मिली थी उन सभी को यूज करने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑरा निकलने लगता है। अभी झाओ चैन की बॉडी से अचानक से इतनी सारी पावर को रिलीज होता हुआ देखने के बाद हेडमास्टर भी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। हेडमास्टर परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने अभी अभी अचानक से ही लेवल अप कर लिया। तो अभी हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि झाओ चैन यहाँ पे लेवल 2 से एकदम सीधा लेवल 4 पे पहुंच चुका है। झाओ चैन अभी हेडमास्टर से पूछने लगता है, सर अब आपकी क्या राय है। हेडमास्टर जो कि पहले पूरी तरीके से स्टंट हो चुके थे वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए झाओ चैन से बोलने लगते हैं, झाओ चैन क्या तुम इस बार हम लोगों के स्कूल को इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज टूर्नामेंट होने वाला है वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। अचानक से हेडमास्टर की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन का चेहरा एकदम चूमू जैसा बन जाता है। हेडमास्टर अभी झाओ चैन को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए बोलने लगते हैं, देखो झाओ चैन, अगर तुम एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर लेवल 4 में हिस्सा लोगे तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात होगी और जैसा कि हम लोग के स्कूल का नाम एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर बहुत सालों से ही एकदम नीचे आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो हम लोग के स्कूल का जो फंडिंग है उसे पूरी तरीके से कट कर देगा। और तरा भी हेडमास्टर कुछ देर पहले झाओ चैन से जो कुछ भी बोले थे उन सभी बातों के लिए भी माफी मांगते हैं। आगे से झाओ चैन हेडमास्टर से बोलता है, टीचर मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा और तो लेवल 4 में भी पार्टिसिपेट करूंगा। झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अभी इस बात को भी कंफर्म करके बोलते हैं, झाओ चैन मुझे पता है तुम्हारा जो टैलेंट है उसके हिसाब से तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में आराम से शामिल हो सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ हम लोग के स्कूल को ही प्रमोट करो और यहाँ पे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे इसी डिसीजन से ही हम लोग के स्कूल का जो सर्वाइवल है वो निर्भर करता है। टीचर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन इसके लिए मान जाता है और बोलता है टीचर से कि आपको फालतू में ही चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। टीचर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस समय टीचर झाओ चैन से उसकी पावर इतना जल्दी जल्दी इंक्रीज होने का राज पूछता है। तो झाओ चैन बोलता है कि वो एक सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा है जिस चीज को वो किसी को ही बता नहीं सकता और यहाँ पे वो अपनी जो पावर है मतलब लेवल 4 है इस बात को भी सभी से छुपा रहा है। टीचर भी समझ जाता है, वो बोलने लगते हैं कि तुम इस बात को लेकर चिंता मत करो और मैं भी इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगा। कुछ देर बाद इस कमरे के अंदर एक लड़की आ जाती है जिसको कि देखने के बाद टीचर उसे बोलने लगते हैं कि तुम झाओ चैन को जो स्पेशल क्लास है वहाँ पे लेके जाओ और हाँ मैंने जितने भी सप्लीमेंट के बारे में तुम्हें बोले थे वो सभी इसे दे दो। हेडमास्टर की इस बात को सुनने के बाद अभी ये लड़की जो कि शायद से टीचर ही होती है मुझे नहीं पता, वो इस वक्त झाओ चैन से बोलती है, सेकंड फ्लोर के बाद जितने भी क्लासेस है सभी के सभी स्पेशल क्लास ही है और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रजिस्टर करवाती हूँ। अभी ये टीचर झाओ चैन से ये भी पूछने लगती है आखिरकार उसके साथ हेडमास्टर का क्या रिलेशन है, क्योंकि आज हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसी समय हम लोग को झाओ चैन के पीछे पीई टीचर को बहुत ही तेजी से भागता हुआ इसी तरफ आते हुए दिखाई जाते हैं। पीई टीचर यहाँ पे आने के बाद झाओ चैन को कस के पकड़ लेता है, उसे बोलने लगते हैं, झाओ चैन मुझे माफ करना, मैं हेडमास्टर को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा जो एवरेज ग्रेड है उसकी वजह से हेडमास्टर तुम्हें बाहर निकालने के बारे में सोच रहे थे, तो झाओ चैन मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पे पीई टीचर को अभी भी यही लग रहा होता है कि हेडमास्टर शायद से उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया है, लेकिन पीई टीचर की ये जो बहम है इसे दूर करता हुआ साइड वाली टीचर बोलने लगती है कि आखिरकार तुम कैसी बकवास कर रहे हो, झाओ चैन को तो स्पेशल क्लासेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है और मैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। टीचर की इस बात को सुनने के बाद पीई टीचर की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। हम लोगों को झाओ
झाओ चैन को उसके कमरे के अंदर दिखाए जाते हैं और यहाँ पे झाओ चैन अपने फोन में लोन चुकाने का जो डेट है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। झाओ चैन बोलता है मुझे किसी भी तरह जल्दी जल्दी से पैसा कमाने का एक जरिया ढूंढना ही होगा। झाओ चैन की इतना बोलने के साथ ही नेक्स्ट डे सुबह झाओ चैन अपने इलाइट क्लास के लिए आ गया होता है, लेकिन वो इस समय सामने की जो स्थिति है उसे देखने के बाद बोलने लगता है ये जगह देखने में तो किसी अबंडन फैक्ट्री की तरह लग रहा है। झाओ चैन को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इलाइट क्लास के लिए जाए तो जाए कहाँ, लेकिन इसी समय साइड से झांग नाम का एक पर्सन झाओ चैन को चिल्लाते हुए बुलाने लगता है। झांग अभी झाओ चैन से बोलने लगता है कि क्लास रोल कॉल के दौरान मैं तुम्हें नहीं देख पाया तो मैंने सोचा शायद से तुम अपने क्लास को ढूंढ नहीं पाए और इसी कारण ही मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया। झांग झाओ चैन को इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देता है और इसके साथ ही झाओ चैन को उसे मिस्टर झांग कह के बुलाने के लिए बोलता है। अभी मिस्टर झांग झाओ चैन के साथ बात करते करते उसे एक रूम के पास लेके आ जाता है। मिस्टर झांग अभी जैसे ही रूम को ओपन करता है तो रूम के अंदर का जो माहौल है वो तो बाहर से और स्कूल के बाकी जितने भी क्लासेस हैं उन सभी से पूरी तरीके से अलग लग रहे होते हैं। झाओ चैन भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त आसपास देखते हुए ये भी समझ जाता है कि आसपास के जितने भी लौंडे हैं वे सभी ही उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे हैं। मिस्टर झांग अभी सभी को झाओ चैन के बारे में बोलता है तो इस समय झाओ चैन अपने सिर को झुकाते हुए सभी को ही अपना नाम बताता है और इसके साथ ही सभी को उसका देखभाल करने के लिए बोलता है। लेकिन हर एक जगह की तरह यहाँ पर भी एक सख्त और गुस्सेदार लौंडा होता है जिसका की नाम माँ बेनहाओ होता है। माँ बेनहाओ अभी झाओ चैन के स्किल के ऊपर शक करने लगता है। वो इस वक्त झाओ चैन को सीधा डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। माँ बेनहाओ की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन बेचारा मन ही मन तो हंसी रहा होता है, लेकिन इस समय जो मिस्टर झांग है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए माँ बेनहाओ से बोलने लगता है तुम झाओ चैन के स्किल के बारे में कहना क्या चाहते हो माँ बेनहाओ? वो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीड्योर के माध्यम से आया है। आगे से माँ बेनहाओ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलने लगता है कि ठीक है, इस बात का पता डुएल के बाद तो पता ही चल जाएगा। माँ बेनहाओ की इस बात को सुनने के बाद आसपास के स्टूडेंट आपस में ही फुसफुसाने लगते हैं, बोलने लगते हैं माँ बेनहाओ वो तो हम सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद यहाँ पे आए एक न्यू लड़के को बुली करना चाहता है? झाओ चैन जो कि इन सभी बातों से पूरी तरीके से पक चुका था वो डायरेक्ट बोल देता है ठीक है, मैं तेरे साथ डुएल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद मिस्टर झांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। आगे से झाओ चैन इस बात को भी क्लियर करता है अगर ये एक नॉर्मल स्पार मैच है जहाँ पे कोई भी लाइफ थ्रेटिंग चीज नहीं है तो ही मैं इस मैच को लड़ने के लिए तैयार हूँ। झाओ चैन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को मिस्टर झांग को दिखाए जाते हैं जो कि इस वक्त एकदम सीधा जो हेडमास्टर है उन्हें कॉल लगा लिया होता है और इसके साथ ही झाओ चैन के साथ माँ बेनहाओ का जो सिचुएशन है उसे भी बता देता है। पहले तो यही लगा था कि हेडमास्टर शायद से इस स्पार को होने के लिए मना करेंगे, लेकिन नहीं बाबा, हेडमास्टर तो उल्टा ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो इस वक्त बोलने लगते हैं फाइट को होने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार झाओ चैन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अभी हम लोग को झाओ चैन के और का सीन दिखाए जाते हैं। हेडमास्टर की बात को सुनने के बाद मिस्टर झांग ये जो डुएल है इसे पूरे नियमों के अनुसार करने के बारे में बोलता है, जहाँ पे पहला रूल ये होता है कि दोनों का ही रैंक एकदम सेम होना चाहिए। सेकेंड रूल, इन दोनों के फाइट के बीच कोई भी बाहर से अलाउ नहीं होगा और जो भी ये करने की कोशिश करेगा उसको सीधा ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। 3 नंबर रूल, फाइट के बीच कोई भी एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक नहीं करेगा। चौथा रूल, ये इस पर होने के बाद तुम दोनों में से कोई भी बाहर जाके लड़ाई नहीं करेगा। फिफ्थ एंड आखिरी रूल, जो पहले चेहरे पे हिट करेगा वही जीतेगा या फिर अगर सामने वाला सरेंडर कर देता है तभी जाके जीत होगी। मिस्टर झांग इन सभी बातों को बोलने के साथ ही झाओ चैन एंड माँ बेनहाओ के बीच का जो स्पार है उसे चालू कर देता है। लेकिन ये क्या, अभी जैसे ही ये स्पार चालू होता है माँ बेनहाओ वो तो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ झाओ चैन के गर्दन को पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन झाओ चैन बहुत ही आराम से उसके हाथ को साइड की ओर करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन माँ बेनहाओ यहीं पे नहीं रुकता, वो लगातार बहुत सारे अटैकों को झाओ चैन के ऊपर करने लगता है। लेकिन झाओ चैन बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ माँ बेनहाओ के हर एक अटैकों को डॉज कर लेता है, जिसके कारण माँ बेनहाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने मन में ही बोलता है कि मुझे किसी भी तरह इसका एरिया रिस्ट्रिक्टेड करना ही होगा, नहीं तो मैं स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाऊंगा। माँ बेनहाओ इतना सोचने के साथ ही अपने पैरों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक किक को मार देता है। माँ बेनहाओ की ये जो किक है इसको झाओ चैन अपने हाथों से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन किक की जो पावर है उसकी वजह से झाओ चैन जमीन की तरफ झुक जाता है, लेकिन गलती से यही झाओ चैन के लिए मौका बन जाता है। माँ बेनहाओ बुरी तरीके से डिफेंसलेस होकर रखा था, इसी मौके का फायदा उठा के अभी झाओ चैन एकदम घूम के बहुत ही जोरदार एक लात उसके गर्दन के ऊपर दे मारता है। झाओ चैन के एक ही लातों से माँ बेनहाओ की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो इस वक्त अपने आप को शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। वो अभी जैसे ही गुस्से के साथ दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करता है, वैसे ही झाओ चैन अपने पंच को उसके नोज के साथ टच करवा देता है और बोलता है मैं तुम्हारे चेहरे को टच कर लिया तो रूल
रूल के हिसाब से मैं जीत गया। मिस्टर झांग भी जोर से चिल्ला के अनाउंसमेंट कर देता है कि इस डुएल का जो विजेता है वो और कोई नहीं, वो है झाओ चैन। माँ बेनहाओ हारने के कारण पूरी तरीके से सदमे में चले जाता है। माँ बेनहाओ अभी इस बात को समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वो एक न्यूबी से कैसे हार सकता है। आसपास के और भी स्टूडेंट भी इस रिजल्ट को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। उन लोगों को भी इस बात को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि माँ बेनहाओ इस तरीके से एक न्यूबी से हार जाएगा। मिस्टर झांग भी माँ बेनहाओ की हार को देखने के बाद पूरी तरीके से सदमे में था। वो अपने मन में ही बोलने लगता है कि माँ बेनहाओ जो कि इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है और तो और वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग को भी लिया है, वो आखिरकार इस लौंडे से कैसे हार गया। झाओ चैन के पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन इसकी फिजिकल एबिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस एकदम टॉप नॉच है। अब मुझे पता चला कि हेडमास्टर ने मुझे झाओ चैन को अच्छे तरीके से देखने के लिए क्यों बोले। मिस्टर झांग खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहे थे। इसी समय जो हेडमास्टर है वो भी आ जाते हैं। झाओ चैन को इस डुएल को जीतने के लिए बधाइयां भी देते हैं और इसके साथ ही उसे थोड़ी देर बाहर आने के लिए भी बोलते हैं, कुछ बातचीत करने के लिए। सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं। हेडमास्टर अभी झाओ चैन से पूछने लगते हैं, तुम्हें ये क्लास कैसा लगा? झाओ चैन बोलता है, मुझे ठीक ठाक ही लगा सर, और मुझे लगता है मेरे क्लासमेट्स बहुत ही एक्साइटेड, उत्साही या जोश से भरा हुआ है। हेडमास्टर बोलते हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको ही ज्यादा अटेंशन मिलता है और तुम धीरे धीरे करके इस बात को समझ जाओगे। और हाँ झाओ चैन, फिलहाल के लिए तुम अपनी ट्रेनिंग करो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलना, पूरा स्कूल ही कुछ भी करके तुम्हें वो दिलवाएगा। हेडमास्टर के इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन अपने मन में ही बोलता है, लगता है हेडमास्टर मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा करके भरोसा कर रहा है, तो क्या मैं उनसे पैसे कमाने का कोई जरिया पूछूं? झाओ चैन बेचारा इतना सोचने के साथ ही अभी थोड़ा सा मुस्कान लेके सर से पूछने लगता है, सर क्या आपको पता है एक स्टूडेंट होने के नाते मैं कैसे पैसा कमाऊं? हेडमास्टर झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन को कोई भी आंसर न देते हुए उसे ये बोलने लगते हैं, तुम्हारी जो एज है उस हिसाब से तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुम बस अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। और रही बात पैसों की, फ्यूचर में मोटा पैसा कमाने के लिए तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, और अगर तुम्हारे फैमिली में कोई भी दिक्कत है तो हमारा स्कूल थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस मैनेज कर लेंगे। हेडमास्टर की इतना बोलने के साथ ही कुछ देर बाद के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को झाओ चैन को जिम के अंदर डंप पे लेके ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। बेचारा झाओ चैन अपनी ट्रेनिंग करते करते मन ही मन बस एक ही बात को सोच रहा होता है, पैसा 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 पैसा। झाओ चैन अपने ही ख्याली पुलाव में पूरी तरीके से खोया हुआ था। लेकिन इसी समय अचानक से यहाँ पे एक लौंडा आ जाता है जिसका की नाम सेन होता है। वो यहाँ पे झाओ चैन से झाओ चैन का इंट्रोडक्शन पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन और वो कैसे माँ बेनहाओ को इतना जल्दी हरा दिया, और तो और वो हेडमास्टर के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। सेन झाओ चैन से इन सभी बातों को पूछ ही रहा था। इसी समय यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये जो लड़की है इसका नाम होता है शाओ शाओ। शाओ शाओ सेन से बोलने लगती है, तुम यहाँ पे आने के बाद दोबारा से तंग करने बैठ गए ना? और इसके साथ ही झाओ चैन से बोलने लगती है, मेरा नाम है शाओ शाओ और ये जो लौंडा है इसका नाम है शेन, और हिसाब से हम दोनों तुम्हारा सीनियर है। सेन जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंकली था, वो अचानक से बोलने लगता है कि तो ठीक है, अब तुम्हें मिला के हमारी टीम में 3 जन हो गए, और जैसा कि मैं इस टीम का टीम लीडर हूँ तो इसी कारण ही मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। सेन दोबारा से झाओ चैन से पूछने लगता है, तुम नीचे की क्लासेस से आए हो ना प्रमोशन होके, और तुमने बेनहाओ के ऊपर जो अटैक किया था आखिरकार वो कैसा टेक्निक था? देखने में तो काफी कूल लग रहा था और पावरफुल भी। सेन की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार सेन किस टेक्निक या मूव्स के बारे में बातें कर रहा है, तो वो इसके बारे में पूछता है। झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद सेन पूरी तरीके से चौंक जाता है। सेन झाओ चैन से पूछने लगता है, फिर तुमने जिस अटैक से माँ बेनहाओ को हराया था वो क्या था? झाओ चैन बोलता है, वो तो मेरा रिफ्लेक्सेस था। झाओ चैन की ऐसे उत्तर को सुनने के बाद दोनों के दोनों ही पूरी तरीके से स्टंट रह जाते हैं। दोनों ही बोलने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर माँ बेनहाओ को इसके बारे में पता चला तो वो तो दुख के मारे सुसाइड कर लेगा। और जैसा कि यहाँ पे झाओ चैन को टेक्निक या मूव के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इसी कारण ही अभी शाओ शाओ झाओ चैन को इसके बारे में बताने लगती है कि ये जो टेक्निक या मूव से ये किसी स्क्रोल या फिर मेमोरी स्टोन से पाया जाता है, और स्कूल से हम लोगों को बेसिक लेवल का ही टेक्निक मिलता है, और किसी टेक्निक का रैंक जितना ज्यादा होगा उस टेक्निक की पावर इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और हाई रैंक के टेक्निक को खुद से ही बाहर से खरीदना होता है, स्कूल से उतना सब कुछ नहीं मिलता। सेन झाओ चैन से बताता है, माँ बेनहाओ ने तुम्हारे ऊपर जो अटैक यूज किया था वो एक डी रैंक का टेक्निक था और उसका नाम हुक विंड किक है। इन दोनों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैजुअली झाओ चैन अभी सेन से पूछता है, एक डी रैंक के टेक्निक का प्राइस कितना होगा? तो सेन थोड़ा सा एडजस्ट करके बोलता है, शायद एक डी रैंक के टेक्निक का प्राइस 5 लाख युआन तो होगा ही। 5 लाख युआन। इस बात को सुनने के बाद शेन अपने मन में ही बोलता है, इतने सारे पैसों से मैं तो कई महीनों का जो लोन है उसे भी चुका सकता हूँ। झाओ चैन इन सभी बातों को सोच ही रहा था
इसी समय सेन एंड शाओ शाओ दोनों एक्साइटेड होते हुए बोलने लगते हैं कि हम दोनों के पास भी एक एक टेक्निक है, कभी मौका मिले तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ डुएल करेंगे। इन लोगों की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन चुमू जैसे शकल बनाते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार, इन दोनों चुमू के पास 5-5 लाख के टेक्निक कैसे है। लेकिन इसी समय झाओ चैन को एक बात याद आता है। वो अपने मन में ही बोलता है, रुको जरा, अगर ये दोनों कोई बड़ी फैमिली से है तो इन दोनों को शायद से किस तरीके से पैसा कमाया जाए वो भी जल्दी इसके बारे में पता तो होगा ही। झाओ चैन अभी सेन से पूछने लगता है कि वो भी एक टेक्निक को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास फिलहाल के लिए पैसा नहीं है। तो क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे कि स्टूडेंट अच्छा खासा पैसा कमा पाए, वो भी जल्दी जल्दी में। और हाँ, बैंक लूटने के बारे में मत बोलना, कुछ और। झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद शेन अभी सोचने लगता है उसे जल्दी जल्दी से वो भी बिना किसी रूल को फॉलो करे पैसा कमाने का बस 2 ही जरिया याद आता है, एक है ब्लैक वाटर जोन और दूसरा है मिराकिल लैंड। सेन इन सभी चीजों के बारे में झाओ चैन को बाता पाता उससे पहले ही साओ साओ बहुत ही जोरदार एक मुक्का सेन के सिर के ऊपर दे मारता है और बोलने लगती है, क्या तुम उसे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? स्कूल का एक स्ट्रिक्ट नियम है, अगर कोई भी स्टूडेंट इन सभी जगहों पे जाता है और पकड़ा जाता है तो उसे ऑन द स्पॉट स्कूल से निकाल दिया जाता है। सेन झाओ चैन से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कितना पैसा चाहिए एक टेक्निक को खरीदने के लिए, मतलब अगर कुछ कम पैसा होगा तो फिर दोनों ही उसे दे सकते हैं। लेकिन इस समय झाओ चैन बोलता है कि उसे 3 लाख युआन चाहिए। झाओ चैन के मुंह से इतनी बड़ी एक रकम को सुनने के बाद सेन के साथ साथ शाओ शाओ भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। सेन बेचारा शाओ शाओ को साइड में लेके जाता है और अपने फोन में उसका जो अकाउंट बैलेंस है उसे चेक करने लगता है, लेकिन बुरी किस्मत से उसके पास उतना पैसा होता नहीं है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। हम लोगों को ब्लैक वाटर जोन के और का सीन दिखाए जाते हैं और झाओ चैन सेन की बातों को सुन के और फोन में इस जगह की जो लोकेशन है उसे देख के यहाँ पे आ गया होता है। झाओ चैन को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो सभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर रखे हैं और तो और आसपास कोई भी नहीं है। और जैसा कि स्कूल का बहुत ही कठोर नियम है कि कोई भी स्टूडेंट इन सभी जगहों पे नहीं जा सकता, तो इसी कारण झाओ चैन अभी यहाँ पे स्कूल का ड्रेस पहन के नहीं आता, बल्कि वो तो अपना जो नॉर्मल सिविलियन ड्रेस है उसे पहन के आता है। झाओ चैन इस जगह में इधर उधर घूमने लगता है। कुछ देर बाद उसे सामने की ओर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है जहाँ से लाइट भी आ रही थी, तो झाओ चैन भी समझ जाता है कि यही ब्लैक वाटर जोन का एंट्रेंस गेट है। देखते ही देखते झाओ चैन इसी गेट के माध्यम से अंदर की ओर चले जाता है। झाओ चैन के अंदर जाते ही हम लोग को झाओ चैन के पीछे बहुत से लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और पता नहीं कैसे देख के तो एकदम बदमाश टाइप का लग रहा होता है और लग रहा है आगे जाके कुछ लफड़ा करने वाले हैं। सीन ब्लैक वाटर जोन के अंदर के दिखाए जाते हैं जहाँ पे झाओ चैन आने के बाद पूरी तरीके से चौंक चुका था, क्योंकि इस जगह का जो सिनारियो है वो बाहर से काफी अलग था। आसपास लोग भी थे और तो और चारों ओर लाइट भी चमक रहे थे। कहीं कहीं पर लोग रास्ते पर दारू और गांजा पी के पूरी तरीके से भंड होके पड़े थे और कहीं कहीं पर इलीगल सामानों का कारोबार भी चल रहे थे। सामने की ओर इन सभी चीजों को देखने के बाद झाओ चैन इस बात को तो समझ जाता है कि आखिरकार इस जगह को सभी लोग ही अवॉइड क्यों करना चाहते हैं। झाओ चैन को तो इस बात का भी अंदाजा लग जाता है कि कई लोग शुरुआत से ही उसका पीछा कर रहे हैं। झाओ चैन अभी एक जगह पे रुक जाता है और उन लोगों से पूछने लगता है, आखिरकार तुम लोग और कितनी देर तक मेरा पीछा करना चाहते हो? झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन के पीछे से अभी 3 लौंडा बाहर की ओर आते हैं। उनमें से सामने की ओर का जो लौंडा है वो बोलने लगता है, बच्चे तू तो बहुत ही ज्यादा शार्प है, हम लोगों ने सोचा कि तुझे नॉकआउट करके यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन जैसा कि तुझे पता चल गया है तो अभी हम लोग थोड़ा कठोर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग ये सोच रहे थे कि झाओ चैन बहुत ही अमीर बाप का बेटा है और इसे पकड़ के वे लोग झाओ चैन के बाप से बहुत ही ज्यादा माल कमाएंगे। अभी ये सामने वाला लौंडा झाओ चैन के पास जाता है, उसे पकड़ के उसके गाल को थपथपाने लगता है और बोलने लगता है, डर गया है क्या? बहुत ही बढ़िया, मेरा नाम हीराल्ड है और तू मेरे से भाग नहीं पाएगा। लेकिन इसी समय झाओ चैन उसके सिर पे बहुत ही जोरदार एक टपली मार देता है और टपली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हीराल्ड यहीं पे नॉकआउट हो जाता है। झाओ चैन की ये करतूत को देखने के बाद सामने की ओर जो और 2 लौंडे थे वे दोनों अपने अपने हथियारों को मतलब नाइफों को बाहर की ओर निकाल लेते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ झाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इसी समय अचानक से 2 वुडन बॉक्स आके इन दोनों के मुंह पे लगता है। झाओ चैन भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाता है। देखते ही देखते वुडन बॉक्स फेंकने वाली भी यहाँ पे आ जाती है, झाओ चैन के हाथ को पकड़ती है और उसे उसके साथ जाने के लिए बोलती है। अभी ये लड़की झाओ चैन को खींचते हुए कहीं और लेके जाती है और बोलने लगती है, अभी हम लोग पूरी तरीके से सेफ है। झाओ चैन बेचारा ना चाहते हुए भी उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचने लगता है, अरे यार ये सभी क्या चल रहा है, मैं तो उन दोनों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था लेकिन ये कहां से आ गई। चीजें अभी तक तो नॉर्मली चल रही थी, लेकिन अभी झाओ चैन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जैसे ही ये लड़की झाओ चैन के नाम को पुकारती है और तो और उसका यहाँ पे आने का कारण पूछती है। झाओ चैन तो घबराया हुआ था, लेकिन अभी ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जब झाओ चैन आगे से ये पूछता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, डर के मारे लड़की बोलती है, नहीं नहीं, हम दोनों एक
दूसरे को नहीं जानते। तो झाओ चैन पूछता है तो फिर तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे कॉलर में जो टैग लगा हुआ है उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और उसी से ही मुझे पता चला। लड़की की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन जल्दी से कॉलर से टैग को निकालता है और उसे फेंक देता है। लड़की बोलती है कि ब्लैक वाटर जोन के अंदर कभी भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कतें हो सकती है। लड़की अभी झाओ चैन से ये भी बोलती है चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ, लेकिन झाओ चैन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और बताता है उसे यहाँ पे कुछ काम है और ये बोलने के साथ ही दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। झाओ चैन के यहाँ से जाते ही लड़की अपने मन में ही बोलने लगती है झाओ चैन कुछ देर पहले उन लोगों के साथ जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, क्या वो ब्लैक वाटर जोन के अंदर एक चोर बन चुका है? लड़के की इतना सोचने के साथ ही सीन दोबारा से शिफ्ट होता है झाओ चैन की ओर। झाओ चैन अपने चेहरे को छुपाने के लिए अभी एक मास्क को खरीद लेता है और ये जो मास्क है इसे पहन के इधर उधर जाने लगता है। झाओ चैन इधर उधर घूम ही रहा था, इसी समय कोई एक जन झाओ चैन को पीछे से पुकारता है और झाओ चैन से पूछने लगता है ब्रो तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ के लोकल हो, मैंने सही कहा ना? झाओ चैन पूछता है तुम कौन हो? तो आगे से पर्सन बोलता है मैं इस जगह का एक टूर गाइडर हूँ और मैं इस जगह के बारे में हर एक चीज जानता हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। टूर गाइडर की इस बात को सुनने के बाद झाओ चैन बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो क्या तुम मुझे ऐसी जगह के बारे में बता सकते हो जहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पैसा कमा पाऊँ? झाओ चैन की इस बात को सुनने के बाद पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम बस मेरा पीछा करो। और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है वाह बेटा आज तो एक मुर्गा फांस ही गया। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को अंडरग्राउंड एक बॉक्सिंग एरिना के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे दो लौंडे बहुत ही जोरदार मारपीट कर रहे होते हैं और इसी जगह पे ओपर से झाओ चैन को भी लेके आया होता है और बोल रहा होता है कि इस जगह पे तुम बहुत ही आराम से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसा कमा सकते हो और आज की रात एक स्पेशल रात है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बेट करेंगे वहाँ से कुछ बोनस जो आज की रात एरिना को जीतेगा उसको मिलेंगे। टूर गाइडर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ चैन एरिना की ओर देखने लगता है। झाओ चैन अपने मन में ही बोलने लगता है ये लोग देखने में चाहे कितने बजे तक स्कैरी ही क्यों ना लगे, लेकिन इन लोग का जो लेवल है वो सिर्फ 1 ही है। इतना सोचने के साथ ही झाओ चैन जो टोटल प्राइस है उसकी ओर भी देखने लगता है जो कि धीरे धीरे करके इंक्रीज होते ही जा रहा होता है और फिलहाल के लिए 4.5 लाख के करीब ही पहुंच चुका होता है। अभी टूर गाइडर झाओ चैन से पूछने लगता है क्या वो उसके लिए टोकन खरीद के लेके आए जिससे कि वो यहाँ पे बेड लगा पाए। तो इस समय झाओ चैन बहुत ही स्वैग के साथ बोलता है नहीं मुझे कोई भी टोकन की जरूरत नहीं है, मुझे तो वो पूरा का पूरा प्राइज ही चाहिए। झाओ चैन के इतना बोलने के साथ ही सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की भी यहाँ पे आ जाती है और अपने मन में ही बोलने लगती है कुछ देर पहले मैंने उस बच्चे को यहीं पे देखा था लेकिन वो गया तो गया कहाँ? लड़की इतना सोच ही रही थी, इसी समय कोई साइड से बोलने लगता है चिल्लाते हुए अरे यार वो बच्चा वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, छह मैं उसके ओपोनेंट के ऊपर पेट लाके गलती कर दी, मेरा सारा पैसा गया। वे दोनों की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो लड़की रिंग की ओर देखने लगती है और वो देखती है कि झाओ चैन तो रिंग के अंदर है। झाओ चैन के सामने अभी उसका एक ओपोनेंट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा होता है लेकिन झाओ चैन उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देता। झाओ चैन यहाँ पे एक ही मुक्के में इस लौंडे को नॉकआउट कर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एक और पर्सन आ जाता है झाओ चैन से फाइट करने के लिए, लेकिन इस बार भी झाओ चैन बहुत ही आसानी के साथ उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। देखते ही देखते एरिना के अंदर जितने भी जान आते हैं उन सभी को झाओ चैन एक एक बार में ही पूरी तरीके से नॉकआउट कर दे रहा होता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद इस एरिना का जो मालिक है वो तो बहुत ही परेशान होने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार एलोंडा है तो है कौन और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। अभी ये मालिक अपने मन में ही बोलने लगते हैं मैं इस बच्चे को एरिना के अंदर इसी कारण नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे लगा ये बच्चा बहुत ही कमजोर है। अभी तो एक गार्ड भी यहाँ पे आके चिल्लाते हुए बोलने लगता है बॉस बॉस अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो ये एरिना ये तो 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। गार्ड के इस बात को सुनने के बाद मालिक बोलता है बस एक और मैच हो जाए उसके बाद देखता हूँ। सीन दोबारा से एरिना की ओर ही आता है एंड हर एक मैच की तरह झाओ चैन लास्ट वाला जो ओपोनेंट है उसे भी एक ही मुक्के में हरा देता है। इस एरिना के अंदर जितने भी ओपोनेंट रजिस्टर किए थे उन सभी को हराने के बाद झाओ चैन अभी अपने मन में ही बोलने लगता है तो फाइनली यहाँ का जो प्राइज है वो मेरा हुआ। लेकिन दोबारा से अनाउंसमेंट होने लगती है सभी लोग दिल थाम के बैठिए, आप लोग जो आखिरी मैच के लिए वेट कर रहे थे वो फाइनली चालू होने वाला है। इतना सा अनाउंसमेंट होते ही यहाँ पे एक ट्रे पर बॉक्स जैसा कुछ लेके आया जाता है और ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक म्यूटेंट होता है। झाओ चैन भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से ये म्यूटेंट कहाँ से आया क्योंकि फाइट के रूल में इन सभी चीजों का वर्णन तो था ही नहीं। और यहाँ पे ये जो म्यूटेंट है ये कितना ज्यादा खतरनाक है वो तो आप लोग इसके पैकेजिंग को देख के और थर्ड साइड में जो दोनों इसे लेके आ रहे हैं उन दोनों के चेहरे को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। अभी ये दोनों जल्दी जल्दी से म्यूटेंट को रिलीज कर देता है और उसके जागने से पहले जल्दी जल्दी से बाहर भी आ जाते हैं और केज का जो दरवाजा है उसे भी बंद कर देता है बाहर से। झाओ चैन इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने मन में ही सोचता है आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है। झाओ चैन की ये सोचने के साथ ही इस वक्त हम लोग को म्यूटेंट
के गर्दन पे एक छोटा सा लॉक जैसा देखने के लिए मिलते हैं और ये देखते देखते अनलॉक भी हो जाता है, मतलब उससे कुछ उबाड़ के और उठ जाता है। तो लॉक अनलॉक होने के बाद म्यूटेंट धीरे धीरे करके उठ खड़ा होने लगता है। म्यूटेंट यहाँ पे झाओ चैन को देखने के बाद कितना ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो तो उसका जो बेहुदा बिगड़ा हुआ हुलिया है उसे देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। स्टेडियम में ऑडियंस भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। कोई कोई तो ये भी बोल रहा होता है अगर मैं उस लड़के की जगह पे होता तो शायद से मैं अभी तक अपने पैंट में मोती देता। जो लड़की झाओ चैन के पीछा कर रही थी वो भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अभी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार एक म्यूटेंट ऐसी जगह पे कैसे आई। लड़की झाओ चैन के लिए भी बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगती है क्योंकि उसे पता है कि ये जो म्यूटेंट है इससे झाओ चैन का लेवल काफी ज्यादा कम है और झाओ चैन इससे फाइट नहीं कर सकता। सीन दोबारा से एरिना की ओर आता है। म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और अपने बॉडी से येलो कलर की जो ऑरा है उसे रिलीज करते हुए झाओ चैन की ओर ही बढ़ने लगता है। यहाँ पे म्यूटेंट अटैक करने के लिए अपना जो मिडिल फिंगर है उसे एक कील की तरह छोचला कर देता है और देखते ही देखते फ्लैश की स्पीड से झाओ चैन के ऊपर अटैक भी कर देता है। झाओ चैन बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज तो करता है लेकिन गर्दन पे एक छोटा सा कट लग ही जाता है। म्यूटेंट दोबारा से लेकिन इस पर अपने दोनों हाथों के मिडिल फिंगर को कील की तरह नुकीला करके झाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। झाओ चैन जो कि इस पर अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना चाहता वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाके म्यूटेंट के कलाइयों को पकड़ लेता है। लेकिन अभी जो म्यूटेंट है वो अपनी ताकत के माध्यम से झाओ चैन को पीछे की ओर धकेलने लगता है। झाओ चैन समझ जाता है कि ये म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा ताकत पाए तो उसे किसी भी तरह जल्दी जल्दी से म्यूटेंट को हराना ही होगा। झाओ चैन जिसका कि लेवल 4 तो था लेकिन वो अपने पावर को लेवल 2 तक सप्रेस करके रखा था, लेकिन अभी हालातों को देखने के बाद वो अपने लेवल 4 को अनलीज कर देता है। इतना करने के साथ ही सबसे पहले म्यूटेंट को अपने से थोड़ा दूर करता है और अपने दोनों हाथों को एकत्रित करके बहुत ही जोरदार एक बार म्यूटेंट के कंधे के ऊपर दे मारता है। इतना पावरफुल एक अटैक को करने के बाद झाओ चैन को अभी ये लगता है शायद से ये जो म्यूटेंट है ये नॉकआउट हो चुका है। तो झाओ चैन अभी जैसे ही उसके करीब आता है वैसे ही म्यूटेंट दोबारा से अपनी उंगलियों के माध्यम से झाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। झाओ चैन इस अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है लेकिन म्यूटेंट की इस अटैक की वजह से उसके कंधे पर थोड़ा सा चोट आ जाता है। झाओ चैन जल्दी जल्दी से म्यूटेंट से अपनी दूरी बनाने लगता है। झाओ चैन को समझ में आ जाता है कि वो ऐसे ही म्यूटेंट के साथ फाइट नहीं कर सकता, उसको एक वेपन की जरूरत है। तो म्यूटेंट दोबारा से जैसे ही झाओ चैन के ऊपर अटैक करता है झाओ चैन उसके अटैक को डॉज करके म्यूटेंट के उसी हाथ की ही एक उंगली को तोड़ लेता है और उसी उंगली से ही बहुत ही स्पीड के साथ म्यूटेंट के मुंह पे बहुत ही जोरदार एक बार कर देता है। लेकिन ये अटैक भी म्यूटेंट को मारने के लिए काफी नहीं होता बल्कि म्यूटेंट तो अभी अपना एक और अटैक तैयार करने लगता है। म्यूटेंट यहाँ पे कुछ ऐसा काटता है जिसके कारण ये एरिना फॉग से पूरी तरीके से भर जाता है और इसी फॉग को अपना ढाल बना के म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ झाओ चैन के ऊपर लगातार स्लैशेस अटैक करने लगता है। झाओ चैन के बॉडी पे छोटे छोटे स्लैशेस लगने लगते हैं। बेचारा झाओ चैन अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होकर रखा था। वो इस वक्त म्यूटेंट के ऊपर जितना ही ज्यादा अटैक करे जा रहा था म्यूटेंट उसको उतना ही ज्यादा जख्मी कर दे रहा था। झाओ चैन अभी म्यूटेंट को देखने के लिए थोड़ा सा शांत होता है और बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के उसकी जो मूवमेंट है उसे फॉलो करने लगता है और हाँ एक काम भी करता है। म्यूटेंट दोबारा से जैसे ही झाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है झाओ चैन बहुत ही आराम से उसके अटैक को डॉज करता है परंतु म्यूटेंट के उसी हाथ को ही पकड़ के काट भी देता है। म्यूटेंट के हाथ को काटने के बाद झाओ चैन उसी नुकीली उंगली से म्यूटेंट के ऊपर एक फाइनल ब्लो मारने के लिए जाता है लेकिन इतनी देर तक लगातार 4 लेवल पावर को यूज करने की वजह से झाओ चैन का बॉडी पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। कुछ पालों के लिए झाओ चैन अपना ध्यान खो बैठता है तो इस समय म्यूटेंट भी इसी मौके का फायदा उठा के झाओ चैन के हाथ में जो उंगली थी उसे गिरा देता है और इसके साथ ही थोड़ा पीछे आके अपनी लंबी सी जीभ बाहर की ओर करके झाओ चैन के किडनी के साइड पर घुसा देता है। झाओ चैन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था वो अभी उसके जीभ को पकड़ता है और खींच के उसे अपनी ओर लेके आता है। म्यूटेंट के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और दोनों तरफ पूरी जान लगा के खींचता है। बेचारे म्यूटेंट का सिर जबड़ा सब कुछ अलग अलग हो जाता है। बेचारा यहीं पे मारा जाता है। झाओ चैन को इतना ज्यादा पावरफुल एक म्यूटेंट को इस तरीके से हराता हुआ देखने के बाद झाओ चैन के पीछा करने वाली जो लड़की थी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके पीछे जितने भी ऑडियंस थे वे सब भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई कोई तो बोलने लगते हैं कि एक्साइटेड के मारे आखिरकार वो बच्चा एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करके कैसे जीत सकता है। सीन अभी यहाँ के मालिक के ओर जाता है। बेचारा झाओ चैन को एलिमिनेट करवाने के लिए इतना ज्यादा कोशिशें की लेकिन झाओ चैन का घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। म्यूटेंट को अभी पूरी तरीके से खत्म करने के बाद झाओ चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ जो सीसीटीवी कैमरा है उसके ओर ही घूर के देखता है और इस चीज से जो लोग सीसीटीवी से झाओ चैन को देख रहे थे वे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और रही बात मालिक की वो तो पूरी तरीके से पागल ही हो जाता है, अपने सिर को पकड़ लेता है। लेकिन बेचारा ऑडियंस के सामने कर भी कह सकता है। तो दोबारा से अनाउंसमेंट होती है। झाओ चैन को यहाँ का जो स्टाफ है उसे फॉलो करने के लिए बोलता है जिससे कि झाओ चैन अपना जो रिवॉर्ड है
उसे क्लेम कर सके। सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद झाओचैन को मालिक के सामने दिखाए जाते हैं और झाओचैन के सामने पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस भी होता है और यहाँ पे टोटल 5,10,000 युआन होता है। लेकिन झाओचैन अभी जैसे ही पैसे को लेने जाता है वैसे ही मालिक अपने हाथ से सूटकेस को बंद कर देता है। मालिक बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ झाओचैन से बोलने लगता है, मैं अपने माइंड को चेंज कर लिया। तुम अगर इस पैसे को लेना चाहते हो तो हम लोग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, इस जगह की एक फाइटर बनना पड़ेगा और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो तुम 1,10,000 युआन लो और यहाँ से फुट लो। झाओचैन आगे से इस बिहेवियर का मतलब पूछता है तो इस समय मालिक गुस्से के साथ झाओचैन से बोलने लगते हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग के यहाँ के बहुत सारे फाइटर भाग गए और तो बहुत सारे फाइटर मारे भी गए, तो इसी कारण ही मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ, तो इन सभी चीजों का भरपाई कौन करेगा। यहाँ पर झाओचैन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, तुमने तो मैच शुरू होने से पहले इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बोले थे और तो तुमने मेरी आइडेंटिटी भी नहीं पूछे थे, इसका मतलब मेरे स्टेज के अंदर जाते ही लाइफ एंड डेथ मैच शुरू हो गई थी, तो अभी ये सभी बकवास क्यों। झाओचैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद मालिक बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि झाओचैन एक तरीके से एकदम मुद्दे की बात कर रहा था और तो अपना जो किलिंग इंटेंट है उसे भी रिलीज कर रहा था। झाओचैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ये बेचारा मालिक झाओचैन को डराने के लिए अपने पास से कट्टे को बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही झाओचैन के ऊपर टांगते हुए बोलने लगता है, अब मैं भी देखता हूँ कि तू यहाँ से बच के कैसे निकल पाता है। मालिक आगे कुछ और कर पाता उससे पहले झाओचैन कट्टे के साथ साथ मालिक के हाथ को भी पकड़ लेता है और बहुत ही ब्रूटल फोर्स के साथ पूरी तरीके से स्मैश कर देता है। मालिक पेन के मारे जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड है उन सभी से भी बोलने लगते हैं, मार दो इसे, मार दो। और होना क्या था, झाओचैन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी स्टेडियम में जितने भी ऑडियंस थे उन सभी को लगातार गन शॉट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। देखते ही देखते बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉडीगार्ड विंडो को तोड़ता हुआ एकदम इन लोगों के सामने ही आ गिरता है। अभी दोबारा से झाओचैन के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे झाओचैन जो बैग है उसे पकड़ के बॉडीगार्डों की गोलियों से बच रहा होता है और तो सभी को कुटाई भी कर रहा होता है। सभी को अच्छी तरीके से कुटाई करने के बाद झाओचैन भी खिड़की से कूद के नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ से भागने लगता है। झाओचैन दौड़ते दौड़ते अपने मन में बोलने लगता है कि मेरे दिल में अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन म्यूटेंट की वजह से मेरे बॉडी में जो चोट लगा है यही सबसे ज्यादा घटिया चीज है। झाओचैन इन सभी बातों को सोचते हुए यहाँ से दौड़ ही रहा था। इसी समय वही लड़की झाओचैन के कॉलर को पकड़ के उसे गलियों में खींच लेती है और इसके साथ ही झाओचैन को कुछ ना बोलने के लिए बोलती है। जो लोग झाओचैन का पीछा कर रहे थे वो भी यहाँ से चले जाते हैं दूसरी ओर झाओचैन को ढूंढने के लिए। माहौल थोड़ा सा शांत होने के बाद लड़की झाओचैन को एक जगह पे लेके आती है और बोलती है, तुम इस रास्ते से सीधा चले जाओ, ये एक सीक्रेट पैसेज है बाहर जाने का, और हाँ उन लोगों के डार्क वाटर जो उनको घेरने से पहले जल्दी से निकल जाना। तो इस समय झाओचैन लड़की को थैंक्स बोलता है और दौड़ के यहाँ से जाने लगता है और झाओचैन के यहाँ से जाते ही ये लड़की किसी को कॉल लगाती है और बोलती है, हेलो मैं बोल रही हूँ। आगे वाला पर्सन बोलने लगता है, लिन तुम दोबारा से ब्लैक वाटर जोन में गए ना। तो ये लड़की जिसका की नाम यहाँ पे लिन बताया गया है वो बताती है, मैं कहाँ पे हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है सिस्टर सी, मुझे ग्रैंडपा से कुछ जरूरी बातें करनी है। लिन की इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को झाओचैन को उसके कमरे में दिखाए जाते हैं। झाओचैन जो कि कमरे के अंदर आके पैसे का जो बैग है उसे साइड की ओर करके फ्लोर के ऊपर ही गिर जाता है। बेसिकली यहाँ पे झाओचैन के दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बेचारा इस दर्द को सह नहीं पाता और जमीन के ऊपर ही गिर जाता है। झाओचैन को अभी अपने ओरिजिनल लाइफ की कुछ मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जहाँ पे आंटी जी के पास जीने के लिए 2-3 साल ही बची थी और आंटी जी का बस एक ही विश था कि वो झाओचैन की शादी देखे और झाओचैन के छोटे छोटे बच्चे भी देखे, लेकिन झाओचैन इन सब चीजों को पूरा नहीं कर पाता और 2-3 साल बाद उसकी मॉम की देहांत भी हो जाती है। झाओचैन अपने सपने में इन सभी चीजों को देखने के बाद दोबारा से जग जाता है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है, पसीना पसीना होने लगता है। वो धीरे धीरे करके उठता है और आसपास देखते हुए बोलता है, अरे ये तो झाओचैन का ही रूम है, तो इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। झाओचैन अभी जैसे ही थोड़ा सा चैन की सांस छोड़ता है वैसे ही वो किताब यहाँ पे आ जाती है और झाओचैन से बोलने लगता है, बच्चे तू जाग गया। झाओचैन किताब से कुछ दिनों तक ना दिखाई देने का कारण पूछता है तो किताब बताता है उसके पास दूसरे अलग अलग जगहों पे बहुत सारे काम है, इसी कारण ही वो इन दिनों नहीं आ पाया। लेकिन कल रात जब वो यहाँ पे आया तब उसने देखा कि झाओचैन तो यहाँ पे बेहोश होकर पड़ा है। किताब तो इस बात से भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि कल रात झाओचैन ने म्यूटेंट के साथ फाइट करने के लिए उसकी बहुत सारे पावरों को यूज की और इन सभी चीजों से शायद से कल रात झाओचैन मारा भी जा सकता था। तो इस समय झाओचैन अपना बचाव करते हुए बोलने लगता है, बॉस आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, कल रात सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो इसी कारण ही मुझे थोड़ा सा यूज करना पड़ा। झाओचैन की बातों को सुनने के बाद इस समय किताब साफ साफ झाओचैन से ये बोल देता है,
अगली बार से अगर झाओचैन को कुछ भी होता है या फिर वो मारा जाता है तो किताब इस बार की तरह उसकी मदद नहीं करेगा, झाओचैन को दोबारा से रिवाइव नहीं करेगा। किताब अभी झाओचैन से उस क्रिएचर मतलब उसी म्यूटेंट के बारे में भी पूछने लगता है, क्योंकि किताब को ये लग रहा होता है कि वो इस दुनिया की नहीं है, मतलब दूसरी दुनिया की कोई एक जंतु है। तो इस समय झाओचैन किताब से बोलता है, बॉस मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, मैं तो पहली बारी कल उस जगह पे गया था, वो भी मजबूरी में। किताब से ये बोलने के साथ ही झाओचैन अभी अपने मन में लिन के बारे में भी सोचता है और वो ये भी सोचता है कि उसे जल्दी जल्दी से लेवल अप करना ही होगा। झाओचैन जैसे ही लेवल अप के बारे में सोचता है वैसे ही उसे कल रात के पैसे के बारे में याद आता है। वो जल्दी से सूटकेस को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है। अभी झाओचैन की नजर उसके जख्म के ऊपर भी जाता है। वो बोलता है, मुझे जल्दी से स्कूल के बाद इस चीज को एक बार हॉस्पिटल जाके दिखा लेना चाहिए। तो स्कूल खत्म होने के बाद झाओचैन जैसे ही हॉस्पिटल अपने जख्म को दिखाता है तो डॉक्टर साफ साफ बोल देता है, तुम्हारा ये जख्म लगभग हील हो चुका है, तुम्हें समय समय पर इसे साफ करके रखना होगा। डॉक्टर अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते है। झाओचैन से पूछने भी लगता है, बच्चे इतना जल्दी ठीक होना किसी आम लोगों के बस की बात नहीं है, तो क्या तू प्रॉफिट है? झाओचैन हाँ में उत्तर देता है। तो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक कागज को बाहर की ओर निकाल लेता है और झाओचैन से बोलने लगता है, प्रॉफिट लोग अक्सर चोट खा जाते हैं, है ना? वैसे हमारे हॉस्पिटल में अभी प्रमोशन चल रहा है, तुम एक कार्ड ले लो, बाद में काफी डिस्काउंट मिलेंगे। डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद झाओचैन आगे से बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप मुझे रेगुलर जो नॉर्मल मेडिसिन होते हैं उसे ही दे दो। झाओचैन अभी अपने मन में इस बात को भी बोल रहा होता है, सच में कल रात को मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, अच्छा हुआ उस म्यूटेंट के जीप में कोई भी पॉइजन नहीं था, नहीं तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती। झाओचैन अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय डॉक्टर झाओचैन को एक पोशन को देने लगता है, लेकिन झाओचैन ये जो पोशन है इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो पोशन है ये ग्लो कर रहा होता है। झाओचैन इस ग्लो के बारे में डॉक्टर से पूछने लगता है तो डॉक्टर बोलता है, मुझे तो कोई ग्लो टलो दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है ज्यादा स्ट्रेस की वजह से तुम हेलुसिनेट कर रहे हो। झाओचैन अभी आसपास भी देखता है, जो और भी मेडिसिन के डिब्बे थे वो सब भी झाओचैन के आंखों में ग्लो ही कर रहा होता है। कुछ देर बाद झाओचैन जैसे ही कमरे से बाहर की ओर आता है वैसे ही वो सामने की ओर जितने भी लोग हैं उन सभी की ही बॉडी में एक ऑरा जैसा ग्लो देखता है। झाओचैन समझ जाता है कि वो शायद से इन सभी की जो पावर है उसे महसूस कर पा रहा है, और इस बात को लेकर झाओचैन थोड़ा सा परेशानी के साथ साथ खुश भी हो रहा होता है, क्योंकि उसे न्यू एबिलिटी जो मिली है। झाओचैन आगे की ओर जा ही रहा था, इसी समय उसे एक और पर्सन दिखता है, लेकिन इस पर्सन के बॉडी से जो ऑरा निकल रहा होता है वो बाकियों से काफी ज्यादा अलग होता है। झाओचैन थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है, सच में इस पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। झाओचैन के घुर घुर के देखने के कारण पर्सन को भी आभास होता है कि शायद से उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये पर्सन अभी जैसे ही पीछे की ओर घूम के देखता है तो वो देखता है कोई तो उसकी ओर देख ही नहीं रहा है। अभी हम लोग को पता चलता है कि ये जो पर्सन है इसका नाम अमीर होता है और ये एक ए रैंक का थीप होता है, और ये यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी एलियन स्टार ढूंढने का जो मिशन है उसे कंप्लीट करने के लिए आया है।